am Angelina Saraki. Welcome to विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम 9वीं कक्षा का चौथा लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। लेसन का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। आप इसके लेखक हैं, इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। इसके लेखक हैं शरद जोशी। पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यहाँ सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी पैनी नजर से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाले सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। अभी हम देखेंगे पाठ। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? लेखक शरद जोशी जी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। लेसन का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के घर पर जब अतिथि आया, लेखक के घर पर जब अतिथि आए थे, तब उनके मन में एक प्रश्न बार बार मन में क्या कर रहा था? घूम रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि उनके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। भाई क्यों आ रहा था? क्योंकि मेहमान
जाने का नाम नहीं ले रहे थे। चौथे दिन भी वह मेहमान वहां पर रुक गए। तब लेखक के मन में यह सवाल बार बार आने लगा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के मन में यह सवाल बार बार आ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि अतिथि को कितने दिन रहना होता है, बस एक दिन आए दूसरे दिन चले जाओ। लेकिन यह जो अतिथि थे वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो वहां पर बैठे निसंकोच बिना किसी संकोच से सिगरेट का जो धुआं था वो क्या कर रहे थे, मस्त उसका मजा ले रहे थे। उनके सामने एक कैलेंडर था, काला निर्णय दिनदर्शी का जो था वह उनके सामने था। लेकिन उन्होंने उस कैलेंडर की तरफ भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई मुझे यहाँ पर आए कितने दिन हो गए हैं। लेकिन लेखक को इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने उनके अतिथि के सामने ही उस कैलेंडर की तारीख बदल रही थी। विगत मतलब क्या, पिछले 2 दिनों से लेखक उन मेहमान के सामने उस कैलेंडर की तारीखें बदल रहे थे, ताकि उस मेहमान को यह एहसास हो गया कि मैं अभी बहुत दिन तक यहाँ पर रहा हूँ, अब मुझे जाना है। लेकिन इसका हिसाब अतिथि बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और यह चौथा दिन आ गया था। अरे यहाँ चौथा दिन लेखक को बहुत भारी लगने लगा था। वह इसलिए कि आज के चौथे दिन में भी वह अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक को ऐसे लगा कि कैसे अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसी के घर पे भी एक छोटी सी यात्रा करनी है और अपने घर वापस आना है। लेकिन यहाँ तो लंबी यात्रा कर रहे थे। इसके लिए लेखक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चांद पर जब एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो वह भी ज्यादा समय तक चांद पर रुके नहीं थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दिन तक यह जो अतिथि जो है वो क्या कर रहे थे, वहां पर रुके हुए थे और वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और हो क्या रहा था कि उनके रहने की वजह से लेखक के ऊपर आर्थिक बोझ लेखक को उठाना पड़ रहा था और उसकी वजह से उनके पास जितने भी पैसे थे वो क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। इसीलिए लेखक ऐसा उनके मन में यह सवाल आने लगा कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह सबसे उच्च अर्थात हाई टाइम है। उच्च अर्थात यह हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, मतलब कि तुम्हें तुम्हारे घर पे नहीं जाना है क्या? वैसे क्या हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप दिया जाता है। अतिथि को भगवान का रूप दिया जाता है और इसलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि को अगर ईश्वर का रूप अगर प्राप्त हम देख करके देते हैं तो उसे भी ईश्वर के भांति ही प्रतीत होना चाहिए। यहाँ पर जो अतिथि आए हुए थे वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए लेखक को अपना यह जो कल्चर है उससे कुछ हटकर अतिथि को बोलना पड़ा और वह शब्द थे अतिथि तुम कब जाओगे। जिस दिन वह अतिथि आए थे तभी लेखक को उनको देखकर उनके मन में एक अज्ञात आशंका, एक डर उनके मन में आ गया था कि अरे बाप रे, यह मेहमान आए हैं तो अब पैसे का जो बटुआ है
से पैसे तो निकालने पड़ेंगे। फिर भी लेखक ने उनके सामने इस बात का बिल्कुल भी दिखावा न करके उनके सामने उनका बहुत खुशी से मुस्कुराहट के साथ में वह उनसे गले मिले थे। और उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनको भाई साहब सप्रेम नमस्ते कहकर उनका स्वागत किया था। उनके सम्मान में उन्होंने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब क्या किया था कि हमारे जो शाम का जो खाना जो रहता है नॉर्मल रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मेहमान जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेनू व्यंजन जो होते हैं हम क्या करते हैं, थोड़े अलग से हटकर बनाते हैं और उसको क्या कहा जाता है, डिनर। लेखक ने अतिथि जब उनके घर पे आए तब उन्होंने उनको डिनर के रूप में ही खाना दिया था और साथ में ही 2 सब्जियां भी बनाई थी, रायता भी दिया था, साथ में खाने खत्म होने के बाद मीठे का भी प्रबंध किया था। और यह सब करने के पीछे उनके मन में निर्मूल क्या थी कि उनका यह सब आतिथ्य करने के पीछे एक मूल आशा थी कि दूसरे दिन यह सब मेहमान नवाजी है उसका आस्वाद लेकर दूसरे दिन यह मेहमान क्या करेंगे कि शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर यह दूसरे दिन ही विदा हो जाएंगे। और लेखक उनको रुकने के लिए आग्रह करेंगे, लेकिन आप मानोगे नहीं और एक अच्छी अतिथि की तरह चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वह अतिथि एक सुलभ मुस्कान हंसी लेकर घर में ही बने रहे। जब वह दूसरे दिन गए नहीं तब लेखक को इस बात की पीड़ा हो गई। उनको क्या दुख महसूस होने लगा क्योंकि संकट अब उनके ऊपर आने वाला था। फिर भी उन्होंने उस बात को दबाया और वह जानबूझकर उनके सामने प्रसन्न रहने का नाटक करने लगे। स्वागत सत्कार जो करना था, लेखक ने क्या किया था कि वह उनका आदर बहुत अच्छे से कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने दोपहर के भोजन को लंच में क्या किया, परिवर्तित किया और रात्रि को में सिनेमा भी दिखाया। लेकिन बस अब यह सत्कार का आखिरी छोर है, आखिरी लम्हा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद लेखक को ऐसे लगा कि कोई बात नहीं, अब इतना रुके हैं, इतना अगर हमने कुछ किया है तो यह अतिथि चले जाएंगे। और लेखक उनको विदा करने के लिए स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरा दिन आने के बाद अतिथि ने लेखक से कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात मतलब क्या, यह अटैक लेखक के लिए अप्रत्याशित था। जब अतिथि ने लेखक से कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, दिन था तीसरा और यह अप्रत्याशित आघात मतलब चोट लेखक के ऊपर पड़ी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि अब चौथा दिन आया हुआ है और यह अतिथि अब भी जाने का नाम तो नहीं ले रहे, साथ में ही अपने कपड़े धोबी के लिए देना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए लेखक को इस बात का एहसास हो गया कि यह तो दिन ब दिन इनका रहने का जो
आगे आगे ही खींचते जा रहा है और इसका अनुमान लेखक को नहीं था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि अभी इतनी मेहमान नवाजी अगर हमने की है तो क्या हो जाएगा, ये अब निकल जाएंगे। लेकिन इसीलिए पहली बार लेखक को लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है। हमारे कल्चर में कहा गया है ना, अतिथि देवो भव। लेकिन पहली बार लेखक को ऐसे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। क्योंकि इनके घर पे जो अतिथि थे वह देवता के जैसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे थे। वह थोड़ा सा मानव और उससे ज्यादा राक्षसी लेखक को प्रतीत होने लगे थे। लेखक ने उनसे पूछा कि किस लॉन्ड्री पर देने के बारे में। जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने लेखक से पूछा कि किस लॉन्ड्री पर देंगे तो जल्दी धुल आएंगे, लेखक ने मन ही मन कहा कि भाई कपड़े तो जल्दी आने की सोचो ही मत, आपको ही क्या है जल्दी जाना है। उस अतिथि ने पूछा कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। लेखक ने कहा कि चलो चलते हैं। जब अतिथि ने पूछा लॉन्ड्री कहाँ है, लेखक अतिथि को कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसके लिए उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। और जब लेखक अपना कपड़े अपना ड्रेस चेंज करने लगे तो उनकी पत्नी ने उनको पूछा कहाँ जा रहे हो। लेखक ने कहा मैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने के लिए जा रहा हूँ। जब ये सुनी बात, लेखक की पत्नी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, मतलब क्या होगा, वो बहुत गुस्सा हो गई। इससे पहले भी लेखक को उनकी यह पत्नी की आंखें बड़ी करने का अंदाज था कि वो कब ऐसी आंखें बड़ी करती हैं। और जब उनकी शादी हो गई थी उसके बाद उन्होंने देखा हुआ था कि अगर इसको गुस्सा आ जाता है तो ये क्या करती है, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती हैं। और उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर लेखक का मन क्या होने लगता था, छोटा लगने लगता था। और इस आशंका से, उनकी पत्नी की आशंका से और भय से बड़ी हो गई और लगने लगा अतिथि अधिक दिन तक ठहरेगा। उनकी बीवी की भी आंखें इस आशंका से बड़ी हो गई थी कि वह अतिथि और कितने दिन यहाँ पर ठहरने वाला है। और उनकी बीवी के मन में जो आशंका मतलब क्या, खतरा, उनके बीवी के मन में जो शक पैदा हो गया था वह निर्मूल नहीं थी, निर्मूल रही। मतलब कि उनके मन में जो विचार था उसमें सच्चाई थी। और यह अतिथि फिर भी तुम नहीं जा रहे हो, लॉन्ड्री के कपड़े भी धुल कर आ गए, फिर भी तुम यहीं हो। तुम जिस बेड पर तुम जाकर बैठे थे उसकी जो सलवटे परी जो चादर है वो भी बदली जा चुकी है, लेकिन तुम तो यही हो, चेंज तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। अब लेखक के मन में उनकी तरफ देखकर जो फीकी मुस्कुराहट थी वह फीकी मुस्कुराहट में धीरे धीरे क्या होने लगी, फीकी और भी फीकी पड़ने लगी। ठहाकों के जो रंगीन गुब्बारे, मतलब हंसी मजाक जो था, कि जो कल तक इनके कमरे के जो आकाश था उसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते समय जोर जोर से हंस रहे थे, वो भी क्या हो रहे थे, अब खत्म होने को आ रहे थे। बातचीत भी अब क्या हो रही थी, बंद हो रही थी। ना कोई किसी के साथ बात कर रहा था, ना कुछ अलग सी कुछ हरकत
लेखक ने तो कल से अपने सामने उपन्यास लेकर वो पढ़ने लगे ताकि उनका मन उनकी तरफ न जाए और वह उपन्यास पढ़ते रहे। लेकिन इतना होने के बाद भी उनके घर के जो अतिथि जो थे वह फिल्मी पत्रिका लेकर बैठ गए। लेकिन उन्होंने सोचा आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो मैं फिल्मी पत्रिका पढ़कर क्या अपना टाइम पास कर दूंगा। शब्दों का क्या हो गया था, लेन देन मिट गया था। दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि जितने सारे टॉपिक जो थे उन सभी टॉपिकों के ऊपर बातचीत हो गई थी। अब दूसरा कोई टॉपिक उनके सामने था ही नहीं, जैसे कि परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, कितनी बड़ी लाइन है। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिछले जो भी किस्से जो थे वो भी एक दूसरे को सुनाए थे। इतना सब होने के बाद अब दोनों भी चुप हो गए थे क्योंकि सब्जेक्ट में कोई बचा ही नहीं था कि बात कर ले। और इस तरह से दोनों एक दूसरे से बात न करने की वजह से बहुत बोरियत का माहौल तैयार हो गया था। मन के अंदर जो इमोशंस जो थे वह गालियों के रूप में थे। लेकिन हम अब ऐसे समय पर हम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने बोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही हालत लेखक के मन में आ रही थी। लेकिन फिर भी लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अरे इतने दिन आप रुक गए तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम कब जाओगे अतिथि। उनकी पत्नी ने पूछा कि कब तक टिकेंगे ये, कब तक टिकेंगे मतलब अरे कितने दिन तक यहाँ पर है, जा क्यों नहीं रहे हैं। लेखक ने कंजूस का कर जवाब दिया, क्या कह सकता हूँ। हाँ, फिर उनकी पत्नी ने बोला ऐसा है तो अब मैं ना खिचड़ी ही क्या कर देती हूँ, बना लेती हूँ, हल्की रहेगी। मतलब क्या, डिनर हो गया, लंच हो गया, अब क्या है सादा खाना, खिचड़ी वाला, अब वही मैं मेहमानों को दूंगी। लेखक ने भी कहा ठीक है बनाओ, अगर आप खिचड़ी बनाना चाहती हूँ तो बनाओ। और इसी प्रकार से मेहमान का जो सत्कार करने की जो उष्मा यानी गर्मी जो थी वह अब डिनर से चले थे, अब क्या हो गया खिचड़ी पर आ गए। लेकिन फिर भी हे अतिथि तुम अपना बिस्तर समेट कर गोल कर रख कर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आज जब हमने खिचड़ी ली है उसका रूपांतर फास्ट यानी उपवास में हो जाएगा और तुम्हारे और मेरे संबंध में क्या हो जाएगा संक्रमण। हम दोनों एक संक्रमण के दौर से गुजरे। संक्रमण एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना। मतलब अभी तक हमारे और तुम्हारे जो रिश्ते बहुत अच्छे थे, अब उस रिश्तों में क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारे जाने का यह सबसे क्या है चरम, मतलब सबसे ऊपरी क्षण अभी यही है। तुम जाओ ना अतिथि, जाओ तो अब तुम्हारे जाने का समय आया है। लेकिन के मन में यह भी सवाल आया कि उन अतिथि को इनके यहाँ रहना अच्छा लगता है, दूसरों के यहाँ सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा सही होता तो क्या होता कि सभी दूसरों के ही घर पे रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा हमें करना ही नहीं है। अपने घर की महत्ता मन में क्या कहते हैं कि अपना घर ही सबसे स्वीट होम होता है और इसीलिए हम अपने घर का ही क्या करते हैं गुणगान गाते रहते हैं, क्योंकि हमारा दूसरों के घर से हमारे घर में ही रहना हमारे लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी इतना जानकारी होने के बावजूद भी तुम्हें हमारे यहाँ
डियर, सोचो कि शराफत भी कोई चीज होती है, शराफत भी कोई चीज होती है। और गेट आउट, और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है कि जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, लेकिन अगर समय आएगा तो फिर क्या होगा। अपने लेखक ने अतिथि जब सोते थे ना तो वो खराटे लेते थे और खराटे लेकर मस्त आराम से सोते थे। और जब वो सोते थे तो बहुत लेट से उठते थे। उनके जो विंडोज जो है उसके अंदर रोशनी आने के बाद वो वहां पर सो रहे थे। और दिन था 5वां दिन, कौन सा था? 5वां, मतलब इतने दिनों से वह मस्त आराम से रेस्ट कर ले रहे थे। लेखक को ऐसे लगने लगा कि अब तुम्हें क्या करेंगे, और 5वें दिन की आएंगे जो चौथा दिन है, अगर आप आज चले जाते तो दूसरे दिन की जो रोशनी आएगी वह तुम्हें चूमेगी और तुम्हें सम्मान पूर्वक लौटने के लिए वो कुछ कहेंगे और तुम निर्णय लोगे, क्योंकि वहां दूसरा दिन मतलब 5वां दिन मेरी सहनशीलता की वजह वह अंतिम सुबह होगी। कल की जो सुबह होगी वह मेरी सहनशीलता मतलब सहने की जो मेरी कैपेसिटी है उसका आखिरी दिन होगा। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मतलब क्या कि मेरे ऊपर मेरा बिल्कुल भी काबू नहीं रहेगा। क्या होगा मुझे ही पता नहीं चलेगा। अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अतिथि, तुम देवता हो लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा अपना जो महत्व है वह महत्व कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। यह जो मनुष्य है, यह जो मनुष्य है अपनी मनुष्यता के ऊपर अगर उतर जाएगा, उससे पहले तुम लौट जाओगे। तुम कब जाओगे अतिथि। देखा कि हमें किसी के घर पे अगर हम मेहमान बनकर जाते हैं तो पहली बात यह है कि हमें अपने जाने की पूर्व सूचना उनको देनी चाहिए। अपना जो भी काम है एक ही दिन में खत्म करके दूसरे दिन हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम अतिथि देवो भव, हमें अतिथि देवो भव कहने में अच्छा लगेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जहाँ पर हम अतिथि बनकर जाते हैं वह हमें कहेंगे कि तुम कब जाओगे अतिथि। और इसी प्रकार से हमारा यह चौथा लेसन जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि कंप्लीट हो गया है।